Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Modit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों इस वीडियो में हम कुलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. सो स्टार्ट करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ. तो सबसे पहले तो बच्चों ये बात है कि हम कुलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ रहे हैं. तो बच्चों लास्ट जो वीडियो था हमने जो कुलाम्स लॉ देखा था उसके अंदर जो फॉर्मूला था कुलाम्स लॉ का वो क्या है. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना बच्चों. यही तो है. ये जो फोर्स जो होता है बच्चों ये क्या होता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बच्चों. तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है. कुलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ रहा है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. इधर ले लो आप एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ ले लो आप वाई एक्सिस, और इधर जो बोर्ड के परपेंडिकुलर जो ऊपर की तरफ है वो आपकी जेड एक्सिस. और ये जो ओ है यहाँ पे बीच में जो तीनों लाइन को जो मिला रहा है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट. ठीक है बच्चों. अब इस कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है इसके अंदर मैं दो चार्जेस लेके आ रहा हूं. एक चार्ज लेके आ रहा हूं मैं Q1 और एक चार्ज में लेके आ रहा हूं Q2. ठीक है बच्चों. Q1 की ओ से जो डिस्टेंस है वो मैं लिख रहा हूं R1 वेक्टर. ठीक है बच्चों. Q2 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूं R2 वेक्टर. ठीक है बच्चों. यहां पे R1 और R2 वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे. R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है बच्चों. और R2 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा. पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है बच्चों. अब Q1 और Q2 ये दोनों एक दूसरे को या तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे या ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. तो Q1 और Q2 के बीच की मैं डिस्टेंस मान लेता हूं एक बार R21. R21 वेक्टर क्या है. R21 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1. मैं R21 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं कैसे. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ऐसा क्यों बच्चों. 11th क्लास में हमने जो ट्राइंगल रूल पढ़ते हैं वेक्टर में तो वहां पे ऐसे पढ़ते हैं ना. जैसे ये मान लो P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है और ये क्या है R वेक्टर. तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं R वेक्टर पढ़ते हैं ना. तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ हम क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर. वहां से R21 वेक्टर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है बच्चों. तो चलिए ये बात हो गई पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1. इसी तरीके से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है ना. R12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2. तो अब देखो बच्चों Q1 है वो Q2 पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली. और इसी तरीके से Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा. तो जो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं लिख रहा हूं F21 वेक्टर. ठीक है बच्चों. और Q1 पर जो Q2 फोर्स लगा रहा है उसको मैं लिख रहा हूं F12 वेक्टर. तो बच्चों इन फोर्सेस को हम पढ़ेंगे कैसे. F12 वेक्टर जो पहले वाला है ना उसको वो पहले वाला चार्ज है. ठीक है. जिस पे फोर्स लग रहा है वो नंबर वो पहला है और जो लगा रहा है वो दूसरा नंबर है. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो किस पे है. फोर्स लग रहा है किस पे Q1 पे. किसकी वजह से Q2 पे. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे. फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. इसी तरीके से बच्चों F21 वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1. ठीक है. जो नंबर पहले उसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है और जो दूसरा नंबर है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है. ठीक है बच्चों. तो हम सबसे पहले F12 वेक्टर निकालते हैं. कहां से फ्रॉम कुलाम्स लॉ. कुलाम्स लॉ से इसको हम लिखेंगे क्या आएगा बच्चों के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो के Q1 Q2 अपॉन R12
वेक्टर मोड स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने लगा दी R12 स्क्वायर, और बच्चों ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर का हमने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। तो बच्चों अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन राइट हैंड साइड में अभी तक वेक्टर बना नहीं है, तो हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, हम यहां पर क्या लगा देंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब ये R12 केप का मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में ये R12 केप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो R12 केप जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R12 केप को क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर। ये हम 11th में पढ़ते हैं, जो केप होता है यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज में पुट करेंगे तो F12 वेक्टर अपने पास कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मोड का स्क्वायर, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर मोड। ठीक है बच्चों, तो अब F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, यहां पे देखो ये स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा R12 वेक्टर मोड का होल क्यूब, और यहाँ पे R12 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये हमने किस पे निकाला है, फोर्स चार्ज Q1 पे ड्यू टू चार्ज Q2। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम F21 भी तो निकाल सकते हैं। F21 वेक्टर कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड का होल क्यूब R21 वेक्टर, है ना बच्चों। इसी तरीके से यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम F21 वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो 12 है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 माइनस R2। तो F12 वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मोड का होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए। अब R21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो R2 माइनस R1 वेक्टर, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसमें से मैं क्या करूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट। क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर लेने से R1 तो प्लस का हो गया और R2 कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वांटिटी आई है, ये माइनस के अलावा जो क्वांटिटी है, माइनस के अलावा जो क्वांटिटी है वो सेम टू सेम जो इक्वेशन फर्स्ट ए है उस जैसी है। कैसे, के Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे R12 है और यहाँ पे R21 है, तो बच्चों यहाँ पर मोड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो मोड में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोड की वजह से जो माइनस है वो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इस मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर R1 माइनस R2 है और यहाँ पर भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है। तो इस क्वांटिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 वेक्टर लिख सकता हूँ, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये जो दोनों फोर्स है, F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, F12 फोर्स क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये बच्चों दोनों इक्वल है, यानी यानी Q1 चार्ज पे जो फोर्स Q2 लगा रहा है और Q2 पे जो फोर्स Q1 लगा रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर ये 5 कूलम है तो वो भी, सॉरी, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा, 5 न्यूटन होगा, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट यहां पे बच्चों एक साइन आ रहा है माइनस, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, या तो दोनों, ये अगर चार्जेस है या तो इस डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ऐसे फोर्स लगेंगे। ठीक है, अगर एट्रैक्टिव होगा तो ऐसे लगेंगे दोनों, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ, और अगर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट लगेगा।
तो ये जो फोर्सेज है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अब बच्चों इसके अंदर आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो फैक्ट है कूलम्ब्स लॉ के, वो देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ के कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि चार्ज शुड बी एट पॉइंट, मतलब चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, मूविंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है कूलम्ब्स लॉ की। चार्ज मूव करने नहीं चाहिए, वो केवल पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, एक जगह पर ही होने चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी चार्ज रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। दूसरा, जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप जानते हो दो तरह के फोर्स होते हैं बच्चों, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या फोर्स होता है, जो पाथ होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स है वो कैसा है, कूलम्ब फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये केवल और केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी चार्जेस के जो पॉइंट चार्जेस है केवल उन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड बिटवीन 10 to the power minus 15 मीटर और लेस, यानी 10 to the power minus 15 मीटर, यानी 10 to the power minus 15 मीटर और इससे कम पर ये फोर्स काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमें पता है 10 to the power minus 15 मीटर जो ये डिस्टेंस है वो किसकी होती है, वो होती है न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होता है। तो इस रेंज से या इससे कम रेंज पे जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। तो बच्चों ये था, इस वीडियो में हमने पढ़ा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और कुछ ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।